देश के भावी आईएएस पीसीएस अफसरों को मेरा सलाम। स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है हिंदी में आईएएस पीसीएस। दोस्तों, यदि आप हिंदी मीडियम से आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो द हिंदू के एडिटोरियल्स हिंदी में आपको नहीं मिल पाते होंगे, इसलिए द हिंदू के एडिटोरियल्स का एनालिसिस करके मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है यह आपकी तैयारी में मददगार सिद्ध होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का एडिटोरियल एनालिसिस है चुनाव आयोग की स्वायत्तता को कायम रखना। स्वायत्तता का अर्थ होता है स्वतंत्रता। तो जो चुनाव आयोग की शक्तियां और कार्य हैं उनमें स्वतंत्रता को कायम रखना। लेख हाइलाइट्स देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने भारत के चुनाव आयोग के गठन के तरीके और चुनाव आयुक्तों के बारे में एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई की। तो सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने भारत के चुनाव आयोग और उस चुनाव आयुक्तों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई की है। भारत का चुनाव आयोग के बारे में पहले कुछ तथ्य जान लेते हैं। भारत का जो चुनाव आयोग है वो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार है, जो एक संवैधानिक और स्वायत्त प्राधिकरण है। और ये कहाँ के चुनाव करवाता है? लोकसभा के, राज्यसभा के, भारत में राज्य विधानसभाओं के और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के लिए। दोस्तों, यह पंचायत के चुनाव या अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव, जो शहरी निकाय होते हैं उनके चुनाव नहीं करवाता है। यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा। संविधान का भाग 15वां चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना करता है। दोस्तों, जब आप चुनाव आयोग से संबंधित कोई प्रश्न अपने मेंस में लिखेंगे तो आपको ये वाले जो इसमें दिए गए हैं तथ्य ये ज़रूर डालने हैं। जो आर्टिकल्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं ये डालने हैं। तो अनुच्छेद 324 से 329 आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी इसमें पहले हो वो इनका कार्यकाल है। स्थिति: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध वेतन भत्तों के समान इनकी स्थिति होती है। इनका जो पद होता है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान माना जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। सभी 3 सदस्यों के पास समान मताधिकार होते हैं। जो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उन सबके पास समान मतदान का अधिकार होता है और जो आयोग के निर्णय हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसने कह दिया वही होगा। तो इसमें निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। हटाने की प्रक्रिया: उसे साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। संकल्प से उसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। दोस्तों, विशेष बहुमत का अर्थ है उपस्थित 2/3 सदस्यों का बहुमत, यानी कि जब वोट देते हैं लोग, जो सदन में सदस्य होते हैं वो जब वोट देते हैं तो उनका 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और जो सदन की कुल शक्ति है, जो कुल मेंबर्स हैं, उनका 50% से अधिक होना चाहिए। इसे कहते हैं विशेष बहुमत। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, पर यह महाभियोग जैसा ही है इसकी प्रक्रिया। चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त, उन्हें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 324 जो है वो निर्वाचन आयोग में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित करता है। ईसीआई के कार्य यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग के कार्य, प्रशासनिक कार्य देखते हैं पहले। तो यह संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर देश भर में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। दूसरा, यह मतदाता सूची तैयार करता है और उसमें संशोधन करता है तथा सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करता है। तीसरा, यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। चौथा, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की आम सहमति से विकसित आदर्श आचार संहिता के सख्त पालन के माध्यम से राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करता है।
और यह चुनावों के संचालन हेतु चुनाव कार्यक्रम तहत करता है, चाहे वह आम चुनाव हो या उपचुनाव। और इसके सलाहकार, क्षेत्राधिकार तथा अर्ध न्यायिक कार्य जो है वो भी देख लेते हैं। तो संविधान के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों के चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले जो हैं वो इसके सलाहकार क्षेत्र में आते हैं, और ऐसे सभी मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति या राज्यपाल जिसे भी दी जाती है उनके लिए बाध्यकारी होती है, जो आयोग अपनी राय देता है, जिसमें चुनाव के बाद जो अयोग्यता का कोई मामला आता है और जो चुनाव आयोग कहता है वही होता है। इसके अलावा चुनाव में भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सामने आते हैं को इस सवाल हेतु आयोग की राय के लिए भी भेजा जाता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा, और यदि हाँ तो किस अवधि के लिए। आयोग के पास मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों को निपटाने की अर्ध न्यायिक शक्ति भी होती है, और आयोग के पास ऐसे किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की भी शक्ति होती है जो समय के भीतर और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपने चुनावी खर्चों का लेखा जोखा नहीं दे पाता है। तो ये चुनाव आयोग की कुछ शक्तियाँ थीं। अब जो चुनाव आयोग पर नियंत्रण किया जा रहा है उससे संबंधित मुद्दे देखते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लोकतंत्र सबसे पहला है, ये लोकतंत्र पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। इससे जो है लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन होगा, क्योंकि चुनाव आयोग एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है, और यदि इसी पर सरकार अपना अंडर कर लेगी तो फिर ये लोकतंत्र को बहुत प्रभावित करेगा। दूसरा, ईसीआई संवैधानिक के लिए नियुक्ति पर पूर्ण कार्यकारी नियंत्रण, यानी कि जो ईसीआई के ऊपर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। पूर्ण कार्यकारी नियंत्रण का यहाँ पे अर्थ है सीधा राष्ट्रपति और उनका जो मंत्रिमंडल होता है, यानी कि सरकार का नियंत्रण हो जाना नियुक्तियों में, कि वो किसे नियुक्त करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त को, और जो नियुक्ति होगी वो किस प्रकार की होगी। एक ये भी मुद्दा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का क्या तरीका होगा। अब राज्य के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, कार्यकारी और न्यायतंत्र, यानी कि जो लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव होता है वो। राज्य का अर्थ यहाँ पे स्टेट्स नहीं है, यहाँ पे नेशन है राज्य का अर्थ। ये तीनों कैसे कार्य करते हैं, तो संविधान का काम इन तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा करना है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके बीच पर्याप्त मात्रा में जांच और संतुलन है। चुनाव कार्यकारी शाखा के अंतर्गत आते हैं। अब एक चौथी शाखा की आवश्यकता की जरूरत लगती है। 3 जो शाखाएं हैं वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तो है ही, पर एक चौथी शाखा की भी इसमें आवश्यकता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि कई बुनियादी अधिकार और गारंटियां जिसका हम आनंद लेते हैं उसके कार्यान्वयन के बुनियादी ढांचे के बिना प्रभावी नहीं हो सकते। तो जैसे कि आरटीआई है, तो आरटीआई के कार्यान्वयन के बुनियादी ढांचे के बिना सूचना का अधिकार केवल एक कागजी गारंटी बनकर रह जाएगा। तो इसलिए एक चौथी शाखा की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपने जो अधिकार हैं, गारंटियां हैं, उनको हम यूज़ कर सकें, जैसे कि आरटीआई। चौथी शाखा संस्थानों को राजनीतिक कार्यपालिका से कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। वे कार्यपालिका के विरुद्ध अधिकारों को लागू करने के साधन हैं। सॉरी फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए आरटीआई पारदर्शिता के हित में नागरिक सरकारी विभागों से सार्वजनिक दस्तावेज निकालने के इस अधिकार को लागू करने का प्रयास करेंगे। और प्रभावी होना, सूचना आयोग को सरकार से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, जिसके विरुद्ध वह सूचना के संवैधानिक अधिकार को लागू करेगा। अब कुछ वैश्विक प्रथाएं देख लेते हैं कि इस संबंध में, स्वायत्तता के संबंध में क्या विश्व भर में प्रथाएं चल रही हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डेली द हिंदू के एडिटोरियल्स हिंदी में मिलते हैं। तो अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं दक्षिण अफ्रीका और केन्या के संविधान में क्या दे रखा है। तो उन्होंने चौथे शाखा संस्थानों के लिए, जैसे मानव अधिकार आयोग, चुनाव आयोग आदि के लिए संवैधानिक प्रावधानों को समर्पित किया है, और ये अखंडता संस्थान और उन्हें स्वतंत्र होने की आवश्यकता है।
तो ऐसे निकायों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में आमतौर पर राज्य के विभिन्न विंगों से कई हितधारक शामिल होते हैं। इसका अर्थ है कि दक्षिण अफ्रीका और केन्या के जो संविधान है उसमें मानव अधिकार आयोग, चुनाव आयोग, इस तरह की जो संस्थाएं हैं उन्हें काफ़ी स्वतंत्रता प्रदान की गई है और जो सरकार है उसका दबाव कम है। दक्षिण अफ्रीकी संवैधानिक न्यायालय सच्ची और कार्यात्मक स्वतंत्रता प्रभावी रूप से असंभव है यदि नियुक्त करने की शक्ति पूरी तरह से एक व्यक्ति, कार्यालय या संस्था के पास है। तो वहाँ दक्षिण अफ्रीका में भी यही है कि वहाँ पे स्वतंत्रता दी गई है इन आयोगों को। भारत में जो कार्यकारी निकाय हैं वो देख लेते हैं। भारतीय संविधान ऐसी ही चौथी शाखा संस्थाओं के लिए प्रावधान करता है जिसमें 4 आती हैं। ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग। दूसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तीसरा है लोक सेवा आयोग और चौथा है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये चौथे शाखा है जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है अपने अधिकारों के लिए। मुद्दा क्या है कि नियुक्ति की शक्ति विशेष रूप से कार्यपालिका के पास होती है। औपचारिक रूप से यह भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं। तो जब एक तरीके से सरकार के पास नियुक्ति की शक्ति पहुंच जाएगी तो वो अपने हित में जिसे समझेंगे उसे चुनाव का आयुक्त को बिठाएंगे। ये एक बड़ा मुद्दा है इसकी स्वायत्ता पर। कार्यकारी नियंत्रण के संबंध में हाल के विवाद देख लेते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली कार्यपालिका के दुरुपयोग और न्यायपालिका को नियंत्रित करने के प्रयासों की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ। संवैधानिक पाठ से उत्पन्न इसने राष्ट्रपति अर्थात कार्यपालिका को न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति दी। अब विनीत नारायण मामला, दोस्तों मेंस में आपको ये ज़रूर डालना चाहिए कि जो भी ये मामले जो भी आते हैं उनसे आपका आंसर बहुत ऑथेंटिक बनेगा। और इलेक्शन कमीशन पर तो आता ही आता है क्वेश्चन, ये आप डालिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के शासन को बनाए रखने के लिए CBI निदेशक की नियुक्ति को 3 सदस्यीय निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री होंगे उसमें, दूसरे विपक्ष के नेता होंगे और तीसरे भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है CBI निदेशक की नियुक्ति के संबंध में। अब ECI में नियुक्ति से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो देख लेते हैं। तो चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो दोषपूर्ण है क्योंकि सरकार द्वारा चुनी जाती है तो ये एक तरफा नियुक्ति हो जाती है। इसमें ना तो विपक्ष का कोई सहयोग होता है, ना ही इसमें न्यायपालिका के न्यायाधीश कोई होते हैं। केवल और केवल सरकार द्वारा अगर ये नियुक्ति की जाती है तो एक तरफा हो जाती है, जिससे दोषपूर्ण प्रणाली मानी जाती है। CEC के पद पर चुनाव आयुक्त की पदोन्नति को लेकर अनिश्चितता यह उन्हें सरकारी दबाव के प्रति संवेदनशील बनाता है। और जो पदोन्नति है उसमें भी अनिश्चितता रहती है क्योंकि उसमें सरकार का दबाव रहता है। सरकार 2 चुनाव आयुक्तों की बहुमत वाली मतदान शक्ति के माध्यम से एक स्वतंत्र दिमाग वाले CEC को नियंत्रित कर सकती है। दोस्तों आगे का रास्ता देख लेते हैं, वे फॉरवर्ड जिसे हम कहते हैं। एक सूचना आयोग की आवश्यकता है जो पर्याप्त रूप से कर्मचारी और वित्त पोषित हो, जो सूचना के अधिकार के ऑन ग्राउंड परिवर्तन की देखरेख करेगा, अड़ियल सार्वजनिक संस्थानों को सार्वजनिक सूचना जारी करने, विवादों का निपटारा करने आदि के लिए मजबूर करेगा। दूसरा है केंद्रीय सूचना आयोग पर व्यापक सरकारी नियंत्रण। तो नियुक्तियों पर नियंत्रण सहित यह काफ़ी हद तक दंतहीन और अप्रभावी निकाय बन गया है और अंततः सूचना के अधिकार की निराशा हुई है। तीसरा है वैश्विक प्रथाएं, जैसे कि ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि दक्षिण अफ्रीका और केन्या की जो प्रथाएं हैं जो उन्होंने स्वतंत्रता दी है। नियुक्ति प्रक्रियाओं में सरकार, विपक्ष, स्वतंत्र विशेषज्ञ, न्यायिक विशेषज्ञ इस तरह शामिल होते हैं कि सत्ता के किसी एक केंद्र का प्रभुत्व या वीटो नहीं होता है। केवल न्यायिक डिक्री द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया का निर्माण करना कठिन है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए राजनीतिक सहमति, सार्वजनिक विचार विमर्श और शायद सावधानी से तैयार किए गए कानून की आवश्यकता होती है। न्यायालय को अमान्यता की एक निलंबित घोषणा सौंपने की आवश्यकता है। एक उपाय जहां न्यायालय कुछ अंतरिम दिशा निर्देशों को लागू करता है लेकिन विधायिका तक एक अधिक स्थायी संरचनात्मक समाधान छोड़ देता है।
मार्गदर्शक सिद्धांतों को कार्यपालिका से कार्यात्मक और प्रभावी स्वतंत्रता, नियुक्ति के क्षण से सेवानिवृत्ति तक और उसके बाद तक होना चाहिए। तो ये आपका वे फॉरवर्ड था। अब इसका एक अभ्यास का प्रश्न देख लेते हैं। आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा करें। ये हाल फिलहाल का यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। 200 शब्दों में इसे आप लिखिए 10 मार्क्स के हिसाब से। दोस्तों पिछली वाली जो कल मैंने वीडियो आपको एनालिसिस दिया था, उसमें जो एमसीक्यू आपको सॉल्व करने के लिए दिया था उसका आंसर आज देख लेते हैं। तो समाधान इसमें ए है, सॉल्यूशन। कथन थे 2, उनका विश्लेषण देखते हैं। जो पहला कथन दिया था वो सही था कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एक संचार प्रक्रिया है। दोस्तों यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप एक बार उस वीडियो को देखिए, उसमें एमसीक्यू दिया हुआ है और उससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और ये वाले में आप आंसर देख लीजिए। तो कथन एक सही है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एक संचार प्रक्रिया है जो 2 उपकरणों के बीच साझा किए जा रहे डेटा को एनक्रिप्ट करती है। एनक्रिप्ट का मतलब होता है कि उसे सीक्रेट मैसेज करना, मतलब जिसको गुप्त करना, किसी चीज़ को गुप्त करना ताकि कोई तीसरा व्यक्ति ना देख सके। तो तृतीय पक्षों, क्लाउड सेवा प्रदाताओं, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, आईएसपी और साइबर अपराधियों को डेटा स्थानांतरित होने के दौरान एक्सेस करने से रोकती है। इसकी प्रक्रिया एक एल्गोरिदम का उपयोग करती है जो मानक पाठ को एक अपठनीय प्रारूप में बदल देती है, जिसे केवल डिक्रिप्शन कुंजी वाले लोगों द्वारा ही सुझाया जा सकता है। और जो उसमें कथन 2 दिया गया था वो गलत था। उसका सही सॉल्यूशन ये है कि तकनीक मेटा डाटा की सुरक्षा नहीं करती है जिसमें जानकारी शामिल होती है, जैसे फाइल कब बनाई गई थी, संदेश कब भेजा गया था और डेटा साझा किया जाने वाले अंतिम बिंदु। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। निर्भया फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह महिलाओं के लिए सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से पहल के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित एक गैर व्यापक कोष है। दूसरा कथन है एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली, जिसका उद्देश्य सभी रेलवे स्टेशनों में महिला यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करना है। इस कोष के तहत स्थापित किया गया था। इन दोनों में से सही कथन का चयन करें। केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर एक और ना 2। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और दोस्तों आज की वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो उसका पासवर्ड लिख लीजिए। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का पासवर्ड रहेगा VOTE890, VOTE890। थैंक यू फ्रेंड्स।